नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर इलाके से है, बुलंदशहर शहर से है। बुलंदशहर में एक कस्बा है जिसका नाम है गुलावठी, और इस गुलावठी कस्बे में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है भामरा। इस भामरा गांव से एक नौजवान एक रोज़ अचानक अपने घर से गायब हो जाता है। वो किसी काम से घर से बाहर जाने की बात कहकर निकलता है, लेकिन ऐसे निकलता है कि फिर कभी लौट कर नहीं आता। तारीख है 12 अप्रैल 2011। अब जब घर का बेटा गायब हो जाए, लौट कर नहीं आए, फ़ोन पर संपर्क नहीं हो पाए, तो घर वाले क्या करते? वो बहुत परेशान होते हैं और वो पहुंचते हैं सीधे पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन जाकर पहले तो अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस कहती है कि ठीक है, हम भी ढूंढेंगे, आप भी ढूंढिए, अगर कोई पता चले तो हमें बताइएगा। लेकिन धीरे धीरे एक एक करके कई रोज़ गुजर जाते हैं और उस लड़के का कुछ पता नहीं चलता। लड़के का नाम है जब्बार। तो फाइनली एक दिन जब्बार के पिता दोबारा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वो ये बताते हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि उनके बेटे जब्बार का कत्ल हो चुका है, जब्बार की हत्या की जा चुकी है, और हत्या करने वाले कोई और नहीं बल्कि जब्बार के ही साथी हैं। बाकायदा जब्बार के जो पिता है मोहम्मद इकबाल, वो उनके बेटे के कत्ल करने वाले लोगों का नाम लेते हैं। 3 लोगों का नाम लेते हैं, जिनमें एक का नाम है ज़फ़रुद्दीन, एक का नाम है सलाउद्दीन और तीसरे का नाम है गुलफाम। असल में ये जो जब्बार है, जो बेटा है जो गायब हुआ था, वो जैसा कि मैंने आपको बताया, वो रहने वाला तो गुलावठी बुलंदशहर का था, लेकिन वो ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में ऑटो चलाया करता था, यानी ऑटो ड्राइविंग का काम करता था। और उसके पिता मोहम्मद इकबाल ने जिन 3 लोगों को अपने बेटे की गुमशुदगी और कत्ल का गुनहगार बताते हुए रिपोर्ट लिखाई थी, वो तीनों लोग भी ग्रेटर नोएडा में उसके बेटे के साथ ऑटो ड्राइवर थे, ऑटो चलाया करते थे। तो जब्बार के पिता का ये कहना था कि ऑटो चलाने को लेकर इन तीनों का उनके बेटे जब्बार से कोई विवाद था, और इसी विवाद के चलते इन तीनों ने मिलकर उसके बेटे की हत्या कर दी है। मामला अब तक तो गुमशुदगी का था, लेकिन अब किडनैपिंग और कत्ल के मामले में ये केस जो है वो कन्वर्ट हो चुका था। पुलिस ने भी किडनैपिंग का केस दर्ज किया और मामले की छानबीन करने लगी। जिन लोगों पर इल्ज़ाम था, ज़फ़रुद्दीन, सलाउद्दीन और गुलफाम, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। तमाम तरीके से पूछताछ कर ली, सारे फिज़िकल ठुकाई पिटाई, सारा जोर आजमा लिया, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कर लिया, जितना तरीका पुलिस के पास था सब कुछ कर लिया, लेकिन इन तीनों ने जब्बार का कत्ल करने की बात नहीं मानी। आखिरकार पुलिस की सख्ती के बाद एक दौर या एक मुकाम ऐसा भी आया जब ये तीनों हार कर ये मानने लगे थे कि उन्होंने जब्बार का कत्ल कर दिया है। लेकिन जब्बार की लाश की जब बात आई तो ये तीनों जो है पुलिस को कोई ऐसा ठिकाना, कोई ऐसी जगह नहीं बता पाए जहां से जब्बार की लाश बरामद हो पाती। तो ऐसे में पुलिस इस मामले की जांच तो कर रही थी, पुलिस के पास संदिग्ध आरोपी या संदिग्ध कातिल भी थे, लेकिन उन कातिलों की निशानदेही पर जिस शख्स का कत्ल हुआ था जब्बार, उसकी लाश बरामद नहीं कर पा रही थी। तो ये मामला एक तरह से देखा जाए तो सुलझ कर भी नहीं सुलझ रहा था, और जब्बार के घर वाले, खासकर उसके पिता, लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि यही लोग उसके बेटे के कातिल हैं, यही दोषी हैं, इन्हें सज़ा दिलाओ। तो जैसा कि हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन में होता है, जैसे ही इल्ज़ाम लगता है इस तरह के संगीन मामले में, पुलिस तफ्तीश तो करती रहती है। तफ्तीश के बाद जो भी नतीजा निकले पहले गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो फ़ौरन पुलिस ने ज़फ़रुद्दीन, सलाउद्दीन और गुलफाम को गिरफ्तार भी कर लिया। इनसे पूछताछ हुई, पूछताछ के बाद लाश भी बरामद नहीं हुई, कत्ल की कोई बात बहुत कंक्रीट तरीके से साफ भी नहीं हुई। ठुकाई पिटाई करने पर, मारपीट करने पर कोई भी जुर्म कबूल लेता है, क्योंकि भाई खौफ इतना ज़्यादा होता है पुलिस के डंडे का, लेकिन सबूत भी तो होने चाहिए, सबूत नहीं है। तो ऐसे में कायदे से इन लोगों को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने न सिर्फ उस वक्त इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया। हालांकि
पुलिस चूंकि इस मामले में कत्ल की बात साबित नहीं कर पाई, लाश बरामद नहीं हुई, तो पुलिस ने इस मामले में कत्ल की चार्जशीट दाखिल नहीं की। ऐसे में 4 महीने बाद जब ये जेल गए, उसके 4 महीने बाद अदालत से इन तीनों को ज़मानत मिल गई और ये तीनों बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद भी वो अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहे, अपने आप की बेगुनाही साबित करने के लिए वो कोर्ट जाते रहे। ऐसे तो ये रिपोर्ट जो है वो बुलंदशहर में दर्ज कराई गई थी, लेकिन चूंकि सारा घटनाक्रम जो है जहाँ से ये लोग काम किया करते थे, ग्रेटर नोएडा सूरजपुर, वहाँ से जुड़ा हुआ था, तो इसीलिए इस मामले को हियरिंग के लिए ग्रेटर नोएडा के कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो ये मामला ग्रेटर नोएडा के कोर्ट में ही चल रहा था, सूरजपुर के कोर्ट में, और ये तीनों कोर्ट में लगातार अपनी पेशी में हाजिर भी हुआ करते थे, अपनी बेगुनाही की दलील दिया करते थे, इनके वकील पेश होते थे और इनके खिलाफ किडनैपिंग का केस चल रहा था। मर्डर का केस जो है वो नहीं चल पाया क्योंकि लाश बरामद नहीं हुई, तो मर्डर वाली बात भी साबित नहीं हुई। लेकिन किडनैपिंग भी अपने आप में बहुत संगीन जुर्म है, केस चल रहा था। इस बीच इस मामले में एक बहुत मेजर ट्विस्ट आया। गांव के लोग और घर के जो आसपास के लोग हैं, उनको ये लगता था कि जब्बार का कत्ल नहीं हुआ है, क्योंकि अगर जब्बार का कत्ल हुआ होता तो उसकी लाश कहीं से बरामद होती। भाई इतना वक्त गुजर गया, पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया, कहीं कोई सबूत मिलता। अगर मान लीजिए लाश जला भी दी गई थी तो राख मिलनी चाहिए थी। अगर लाश किसी नहर में भी फेंकी गई थी तो जो मुलजिम हैं, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनके पास से कोई आलाए कत्ल बरामद होता और कोई ऐसा प्लेस ऑफ ऑकरेंस होता जहाँ पर कारित की गई, अंजाम दिया गया, वहाँ पर कोई सबूत या एविडेंस मिलते। इस तरह की कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। तो ऐसे में आसपास के लोगों को भी लग रहा था कि जब्बार जो है वो ज़िंदा है और उसकी हत्या नहीं हुई है। लेकिन कानून तो सबूतों के मुताबिक चलता है, ये इनके खिलाफ केस ऑलरेडी चल रहा था। अब इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया, और ये ट्विस्ट आया पूरे 8 साल बाद। 25 अक्टूबर 2019 को अचानक एक रोज़ जब्बार ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर के उसी कोर्ट में हाजिर हो गया जिस कोर्ट में उसके किडनैपिंग का केस चल रहा था और जिस कोर्ट में उसके पिता ने जो केस दर्ज कराया था किडनैपिंग और मर्डर का, उसकी सुनवाई चल रही थी। और जब्बार ने हाजिर होकर ये बताया कि वो जीवित है, उसकी कोई हत्या नहीं हुई, वो अपनी मर्ज़ी से अपने घर से चला गया था और इसीलिए जिन लोगों पर उसके पिता ने कत्ल का, किडनैपिंग का केस दर्ज करवा रखा है, उन लोगों को प्लीज़ बरी कर दिया जाए, क्योंकि वो बेगुनाह लोग हैं और उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये बात जब अदालत में बैठे जज साहब ने सुनी तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस को इस मामले को री इन्वेस्टिगेट करने को कहा। जब्बार की आइडेंटिटी वेरीफाई की गई, बात सही थी, ये जब्बार ही था जो खुद बता रहा था कि मैं तो ज़िंदा हूँ, मेरी तो हत्या नहीं हुई। अब जब ये सारी बातें साफ हो गई तो जब्बार से पूछा गया, भाई ज़िंदा हो तो इतने सालों से कहाँ थे और क्यों सामने नहीं आ रहे थे? तो उसने एक और कहानी सुनाई। उसने बताया कि मैं एक लड़की से प्यार करता था और उससे अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहता था, और चूँकि मेरे घर के लोग तैयार नहीं थे, सामाजिक दबाव था, तो मैंने घर छोड़ देना ठीक समझा और मैंने भागकर अपनी प्रेमिका से शादी कर ली। इस कहानी में एक और अजीब और दुखद पक्ष ये है कि जब्बार के पिता मोहम्मद इकबाल को अपने बेटे के ज़िंदा होने और भागकर शादी कर लेने की खबर मिल चुकी थी, लेकिन सामाजिक दबाव के चलते, या कह लें झूठी शान या लोक लाज, जो भी नाम आप दें, वो चाहते थे कि उनका बेटा कभी गांव लौटकर नहीं आए, क्योंकि उनके बेटे ने उनकी मर्ज़ी के खिलाफ जाकर शादी की है इससे उनकी पूरे समाज में बड़ी बदनामी हुई है। और वो इस मामले को कत्ल का मामला बनाए रखना चाहते थे ताकि उनके बेटे की मौत हो गई ये बात दुनिया के सामने जाहिर रहे और कोई उनके परिवार पर उंगली न उठाए। तो एक तरह से वो अपनी झूठी शान या इज्जत की खातिर अपने ज़िंदा बेटे को मरा हुआ मान चुके थे, ये जानते हुए भी कि उनका बेटा ज़िंदा है। और उन्होंने ये सब कुछ जानते हुए भी ज़फ़रुद्दीन, सलाउद्दीन और गुलफाम को इस केस से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की। ये मान लिया जाए कि जब गायब हुआ था, जब अपहरण की बात सामने आई थी, मतलब जब गुमशुदगी हुई थी, भाग गया था बेटा, तब हो सकता है कि उनको पता ना हो, लेकिन बाद में जब पूरी दुनिया को ये बात पता चल गई कि उनका बेटा जब्बार ज़िंदा है, तो उसके पिता को पता नहीं चली होगी, ये बात नहीं है। तफ्तीश जब हुई तो पता चला कि पिता को भी ये बात पता थी, लेकिन पिता ने, मोहम्मद इकबाल ने, ये बात एक बार भी अदालत में या पुलिस को नहीं बताई। खैर, अदालत ने कई साल इस मामले को देखने सुनने के बाद, और जब ये बेटा हाजिर हो गया और इसने सारी बातें बता दी कि मैं ज़िंदा हूँ, मेरी हत्या नहीं हुई और इनका कोई कसूर भी नहीं है, तो फाइनली अदालत ने उन तीनों को बरी कर दिया। अब नया स्टैंड ये है, या इस मामले का जो आखिरी कंक्लूडिंग
कंक्लूडिंग पैराग्राफ है वो ये है कि ज़फ़रुद्दीन, सलाउद्दीन और गुलफाम ने अब ये तय किया है कि वो जब्बार के पिता मोहम्मद इकबाल के खिलाफ अब नए सिरे से केस दर्ज करेंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे, अपने लिए हर्जाना भी मांगेंगे। इसकी वजह एक तो ये है कि इकबाल के झूठे मुकदमे की वजह से इन तीनों के कामकाज को कितना नुकसान हुआ और समाज में कितनी मिट्टी पलीद हुई, बेइज्जती हुई, कत्ल का इल्ज़ाम लग गया, अपहरण का इल्ज़ाम लग गया, 4 महीने जेल काट कर आए, कितनी बदनामी हुई और ऊपर से लगातार कोर्ट में अलग अलग डेट्स पर हाजिर होना, कामकाज छोड़कर। आप समझिए कि एक तरह से देखा जाए ना तो इनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी और किसी आदमी ने जानबूझकर ख़राब कर दी। ये सबसे अफसोसनाक बात है जिसमें इनका कोई लेना देना नहीं था। तो खैर, हमारी पुलिस तफ्तीश कैसे करती है? तफ्तीश में कोई सबूत मिलने से पहले किसी मुलजिम को जिसके खिलाफ कुछ लिखवा दिया जाता है उसे कैसे गिरफ्तार कर लेती है? हमारी न्यायिक व्यवस्था कैसे चलती है, कैसे काम होता है? कोई भी इंसान किसी भी आदमी को फंसाने के लिए कितनी आसानी से तैयार हो जाता है। वो एक बार भी ये नहीं सोचता कि वो जो कर रहा है वो गलत करने जा रहा है। बगैर किसी सबूत, बगैर किसी एविडेंस के जब्बार के पिता ने 3 लोगों की ज़िंदगी ख़राब करने का फ़ैसला कर लिया। कल को अगर मान लीजिए ये लड़का हाजिर नहीं होता तो किडनैपिंग का केस तो चल ही रहा था। अगर कहीं खुदा न खास्ते किडनैपिंग का जुर्म साबित हो गया होता तो उनको तो फिर जेल की सज़ा हो जाती, लेने के देने पड़ जाते। तो ये बहुत ही दुखद और अफसोसनाक कहानी थी जो हमारे पुलिसिंग और लीगल सिस्टम की कमियों को उजागर करने वाली कहानी है। तो आज की कहानी यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी ने आप लोगों को हैरान किया होगा, थोड़ा आप लोगों को अफसोस भी हुआ हो कि ऐसा इन तीनों लोगों के साथ क्यों हुआ। जब्बार की ज़िंदगी को लेकर भी आपको थोड़ा अफसोस या दुख हो सकता है कि यार वो अपनी मर्ज़ी से किसी से शादी करना चाहता था और उसकी उस रज़ा की वजह से, उस इच्छा की वजह से उसके घर वालों ने उसके लिए कितनी मुसीबतें खड़ी कर दी। खैर, आज इतना ही। लेकिन इस सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। प्रीवियसली मैंने जो स्टोरी सुनाई थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस को सिर्फ 24 घंटे में सुलझा लिया था। वो केस जो है, वो कहानी जो है वो जयपुर की थी। अगर आपने वो स्टोरी मिस कर दी है तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप उसको सर्च करके सुन सकते हैं। रेखा भट्ट जी का कमेंट है, उन्होंने कहा है कि बचपन से ही बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाने चाहिए ताकि बच्चा जो है बड़ा होकर एक अच्छा आदमी बने और कुछ गलत काम ना करे। बहुत सही बात आपने कही है। सादिक रज़ा ने कहा है कि उन्हें मेरी कहानियाँ तो अच्छी लगती हैं लेकिन जिस तरह की कहानियाँ लेकर मैं आता हूँ उन्हें सुनकर उन्हें दुख और तकलीफ़ भी होती है। बात आपकी बिल्कुल सही है। मिस्टर उमेश भूँया हैं, ये लातेहार झारखंड से हैं, मेरे होम स्टेट से, रोज़ कमेंट करते हैं, बहुत स्वागत आपका। फ्रांसिस मार्टिस ने भी कमेंट किया है, समटाइम योर लीगल सिस्टम, आवर लीगल सिस्टम नेग्लेक्ट द कंप्लेंट्स ऑफ कॉमन पीपल व्हिच लीड्स टू ट्रेजेडी। इन्होंने भी एक पहलू को उजागर किया है। ये बात बिल्कुल सही है। फ्रांसिस का ये कहना है कि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो कई बार पीड़ित लोग जब फरियाद लेकर जाते हैं तो उस कंप्लेंट्स को प्रॉपर तरीके से अटेंड नहीं करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं और बड़े हादसे और वारदात हो जाते हैं। महबूब पाशा ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। और इन्होंने अप्रिशिएट किया है एफ़र्ट को मेरे, और साथ ही जो घटनाक्रम मैंने सुनाया था उस पर इन्होंने अफसोस जाहिर किया है। अजय सोलंकी साहब का कमेंट है, मेहताब अली इद्रिशी साहब का कमेंट है, सैयद नियाज़ अहमद परूफ शेष्टा जी जर्मनी से हैं, और जॉय शरिया, कुछ इस तरह से नाम है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ ठीक से, माफ़ कीजिएगा, नाम क्लियरली लिख कर भेजिए प्लीज़। टेकावारा है, इन्होंने हांगकांग से कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। निसार अहमद नागपुरी साहब, मौलाना साहब, इन्होंने कमेंट किया है। जॉली सोनकर का कमेंट है। मोहम्मद अफजल हुसैन है। आमिर मंसूर जी ने भी कमेंट किया है। सुभाष चौहान का कमेंट है। जगदम्बा इन्होंने अपना नाम शायद लिखकर भेजा है, जगदम्बा तिवारी जी, हाँ, इन्होंने भी कमेंट किया है। भाविक मोडिया ये बता रहे हैं कि मैं भी रेगुलर कमेंट करता हूँ सर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भाविक जी। विजय बोलिया है, अली के नाम से भी कमेंट है। विनोद बीरखानी ने कमेंट किया है। एल के फैशन, इसके अलावा है अश्वंत विक्रम, इन्होंने भी कमेंट किया। अश्वंत विक्रम, इन्होंने अपना नाम लिखा, अश्वंत विक्रम शाह। असल में जो आईडी बनी हुई होती है उसमें नाम के साथ सरनेम जुड़ा हुआ होता है, क्लब्ड होता है, तो उसको पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इन्होंने स्पेशली अपना नाम अलग से लिखा है। bruno.com, इन्होंने जो कमेंट किया है, इन्होंने दो लफ्ज़ लिखे हैं, गोदी मीडिया। अब इन्होंने हमें कैसे गोदी मीडिया के तौर पर चिन्हित किया ये bruno.com ही जानते हैं। खैर, हर आदमी की अपनी राय है,
किसी पर हम अपनी राय या अपनी सोच तो थोप नहीं सकते। बहुत बहुत स्वागत आप सारे लोगों का कमेंट करने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं फिर कोई नई कहानी, नए वाक़ये के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।